हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर गरिमा तिवारी, स्टेट हेड इंडियन एसोसिएशन ऑफ विमेन सेल छत्तीसगढ़। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आज के हमारे स्टेशन वुमेन्स डायरी सेशन विद अनु सिंह चौधरी। ये जो हमने सेशन रखा है यह विमेन्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए रखा है और मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन हमारा विमेन्स डे होता है और इसे एक ही दिन में हमें ऐसा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए और इसकी वैल्यू हमें समझनी होगी। इसे हमें हर दिन फील करना चाहिए और समाज के एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष के लिए नहीं होके हमें एक जेंडर इक्वलिटी पे बात करनी चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। तो इसी विषय पे और बहुत सारी महिलाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पे बात करने के लिए आज हमारी जो ऑथर है, हमारी गेस्ट है, ऑथर अनु सिंह चौधरी जी हैं। अ, अनु सिंह जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत थैंक करती हूँ इंडियन एसोसिएशन ऑफ विमेन सेल की ओर से। आपको आपका स्वागत है मैम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गरिमा। थैंक यू डॉक्टर रिचा। तो जो मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि हमने जो आज का टाइटल रखा है वुमेन्स डायरी सेशन विद अनु सिंह चौधरी। तो वुमेन्स डायरी का मीन से है कि अनु सिंह जी ने एक बहुत ही सुंदर मम्मा की डायरी लिखी हुई है बुक, जो इनके ट्विंस बेबी हैं और बेबीज हैं, उनके लिए उनके साथ बिताए हुए पलों को इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से उस बुक में लिखा है, अपनी फीलिंग्स उन्होंने दी हैं। तो उस बुक से मैं भी बहुत अपने दिल के करीब मानती हूँ उस बुक को। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने मेरी पहली बुक ही थी मम्मा की डायरी। वहां से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि बुक्स को इतने अच्छे होते हैं बुक्स। तो इसी के थीम पे हमने रखा है वुमेन्स डायरी। तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, हम सीधे आते हैं अनु मैम, आपसे महिलाओं के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है, आपकी जर्नी के को ही लेके आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि बचपन में आप क्या बनना चाहती थी और आप आज जिस मुकाम में हैं तो आप क्या इससे संतुष्ट हैं? बचपन में तो मैंने इस तरह से कभी मतलब जो हर बच्चे के साथ होता है कि आप जिंदगी का एक फेज आता है जब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, फिर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, फिर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, चांद पर जाना चाहते हैं, फिर आप कोलंबस की तरह पूरी दुनिया घूम लेना चाहते हैं, फिर आप मतलब जितनी तरह की चीजें हो सकती हैं। तो कई सारे ऐसे ख्याल थे दिमाग में फितूर के। और बड़े होते होते ये दिमाग में बात समझ में आने लगी थी किताबों के जरिए, जो भी थोड़ा बहुत बाहर की दुनिया को जानने और समझने का मौका मिला था वो समझ में आने लगा था कि एक लेखक होके मतलब आप एज अ राइटर कई सारी जिंदगियां और कई सारे किरदार और कई सारे तरह के इस तरह के जो ख्वाब हैं वो जी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे बड़ी कम उम्र में समझ में आ गया था कि मेरे पास क्रिएटिव राइटिंग का एक जुनून है जिस पर काम करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो उसी सिलसिले में इसलिए मैंने फिर साहित्य की पढ़ाई की, उसके बाद मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की। फिर थोड़ी सी कोशिश की, टीवी जर्नलिज्म में काफी दिन काम किया। उसके बाद फिर जो भी काम करती रही उससे क्रिएटिव लेखन किसी ना किसी तरीके से जुड़ा रहा। तो मतलब अ, जिस तरह की यात्रा रही उसमें रचनात्मक लेखन का एक बहुत बड़ा अ, हाथ रहा है। और मतलब हम मतलब अ, मैं जो आज हूँ वो शायद बचपन के उसी ख्वाब को जी पाने की वजह से हूँ। जी। और इसीलिए मुझे अपनी यात्रा से किसी भी तरह का कोई किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है। पीछे लौट के देखती हूँ तो खुशी ही होती है। और एक लेखक के तौर पर दुनिया को बेहतर मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं लिख के दुनिया को समझने की कोशिश करती हूँ। जी। तो वो एक बहुत बड़ा टूल मिला है हाथ में जिसको लेकर जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कुदरत की, अपनी परवरिश की, अपने आसपास के माहौल की, जो मौके मौके कुछ छीन कर लिए हैं उसकी भी, और जो आसानी से मिले हैं उनकी भी। जी, 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 बिल्कुल मैम। और इसी बीच मैं अपने ऑडियंस को आपका एक ब्रीफ इंट्रो में दे दूं। अनु सिंह चौधरी जी, आप एक राइटर हैं,
ट्रांसलेटर हैं एंड फिल्म मेकर हैं। आप रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी और फिल्म्स के लिए लिखते हैं। आप विभिन्न अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज एंड वेब सीरीज की लेखक और डायरेक्टर भी हैं। आपने द गुड गर्ल शो लिखा है और निर्देशित किया है, जिसे एक पुरस्कार विजेता नाटक अंतर्ध्वनि द कन्फ्लिक्ट विदिन के रूप में रूपांतरित किया गया है और अब यह एक उपन्यास के रूप में लिखा जा रहा है। लिखा जा चुका है। इस उपन्यास का नाम भली लड़कियां बुरी लड़कियां हैं। ओके, वाओ! जी। और आपका जो बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, नीला स्कार्फ बुक है, वह भी एक बहुत प्यारी बुक है। और साथ में जैसे मैंने बताया कि आपने मम्मा की डायरी नामक एक अपना स्मृतियों को पिरोया है, वह बुक भी आपने लिखा है और दोनों बुक्स आपकी बेस्टसेलर भी रह चुकी हैं। तो आइए मैम, फिर हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। इसी बीच में अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप पत्रकार हैं, लेखिका हैं, फिल्म राइटर हैं और साथ ही 2 बच्चों की मम्मी भी हैं। इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? वो हर महिला कर लेती है, और जिस मतलब मैं ऐसा कुछ भी अद्भुत नहीं कर रही और शायद कर भी रही हूँ। क्योंकि हम सब में वो जज्बा होता है, हम सबको पूरी मुकम्मल दुनिया चाहिए और वो हमारा हक है। तो क्यों नहीं, मतलब अगर हुनर है या फिर अगर जज्बा है, तो बराबरी के वो अवसर क्यों ना मिले हमें, हम उसके लिए क्यों नहीं कोशिश करें, क्यों नहीं झगड़ा करें, अपने समाज में, अपने परिवेश में उस बदलाव को लाने की कोशिश क्यों ना करें। जेंडर रोल्स जो डिफाइंड होते हैं परिवारों में, उसको चैलेंज करने की धीरे धीरे अपने लेवल पर कोशिश क्यों ना करें। तो इसलिए इसलिए मैनेज कर पाने का जो वो बाहर से ही दिखता है, मैनेज तो हम नहीं कर पाते। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट बैलेंस, लेकिन कोशिश अनवरत जारी रहती है। तो जी, इसी अनवरत कोशिश के साथ ही हो पाता है ये। और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ ये बता दूं कि कभी कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। पेरेंटिंग में भी दोष रह जाते हैं, कई बार आप इमोशनली अवेलेबल नहीं होते अपने बच्चे के लिए, क्योंकि आपके पास काम का डेडलाइन होता है, आपके पास आपके काम की भी जिम्मेदारियां होती हैं। कई बार काम की किसी बड़ी जिम्मेदारी के दौरान, किसी बड़ी निजी वजह से, क्योंकि आप प्राइमरी केयर टेकर भी हैं अपने परिवार में, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा समझौता करके घर वापस आने की जरूरत जल्दी होती है। तो आप करियर के रास्ते पर कुछ कुछ बड़ अहम फैसले लेते हैं, जिससे आपका ब्रेक भी आ सकता है। तो लेकिन ये सारी जगलिंग जो है वो करते हुए आगे बढ़ते जा जाना ही इकलौता रास्ता है। क्योंकि अगर हम वो करेंगे नहीं, तो अभी तक जो भी हासिल किया है हमने, महिलाओं ने, वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। और कितनी जद्दोजहद है ना, इतना, मतलब हम सब वर्किंग वुमेन है यहाँ पे, उसके बाद भी भारत में डेटा कहता है कि 8%, 9% वर्किंग विमेन है, या शायद उससे भी कम। डिसऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में या फिर खेती के क्षेत्र में, गाँव में, सभी महिलाएं घर और बाहर दोनों संभालती हैं, खेत संभालती हैं। बावजूद इसके उनको ना इक्वल पे मिलता है, ना वो इज्जत मिलती है जिसकी वो हकदार है, ना उनकी अपनी जमीन पर जिस पर वो धान रोपती हैं उस पर उनको उनका मालिकाना हक मिलता है। तो ये बड़ी लंबी लड़ाई है, और उस लंबी लड़ाई को आगे बढ़ाते जाने के जुनून में ही हम सब जो वर्किंग विमेन हैं वो शायद आगे हर रोज की छोटे छोटे जो छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ती हुई आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो मैं भी वही करती हूँ जो अ, हर वर्किंग महिला करती है। जी, जी, जी। आपने अभी जैसे बताया मैम कि पेमेंट इश्यूज, जो सैलरी को लेके मेल फीमेल जो इसमें है प्रॉब्लम, तो ये जो असमानता है, यह बहुत बड़ी समस्या तो है। तो आपको क्या लगता है कि हम इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं या कैसे हम इस असमानता को हटा सकते हैं? जब तक एकदम पूरी तरह से साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, और वो कॉर्पोरेट लेवल पे, वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो सकता है, वो कॉर्पोरेट लेवल पे या बड़े इंस्टीट्यूशनल संस्थागत लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे जब जी, तक वो बदलाव नहीं आएगा, तब तक वो लड़ाई पूरी नहीं होगी। ये आम तौर पर मान ही लिया जाता है कि प्राइमरी केयर टेकर जो है वो औरत ही है, तो अगर वो शादी हो रही है उसकी, या वो प्रेगनेंसी लीव पे, मतलब मेटर्निटी लीव पे जाएगी, फिर उसका बच्चा छोटा होगा तो वो अवेलेबल नहीं होगी, तो वो करियर ब्रेक, ये सारे हाँ, अगर वो प्राइमरी केयर टेकर है तो उसके लिए भी तो उसको कॉम्पनसेट किया जाना चाहिए ना, फिर भी वो टैलेंट है आपके लिए।
फिर भी वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है। जब वो बच्चा संभाल रही है, तब किसी ना किसी तरह सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये सारे जो, और ये जो जिसको कैलकुलेट किया जाता है बड़ी आसानी से, पहले कहा जाता था मैन डेज, अब तो हम उसके लिए भी लड़ाई करते हैं और कहते हैं कि नहीं, पर्सन डेज क्यों नहीं, ये मैन डेज क्या होता है, फिर औरतों के काम कहाँ गए। हाँ। तो जो पर्सन डेज के हिसाब से जितना काम होता है, उस काम का लेखा जोखा किया जाए, तो हमेशा जो है महिलाएं ज्यादा काम कर रही होती हैं घर, और मतलब मैनुअल वर्क तो डेफिनेटली ज्यादा कर रही होती है। तो उस केस में फिर यही होता है कि मुझे लगता है कि संस्थागत लेवल पे इकोनॉमिस्ट को, पॉलिसी मेकर्स को कुछ बड़े बदलाव लाने होंगे, जहां पर उनको उनके घरेलू कामों के लिए भी उसी तरह से कॉम्पनसेट किया जाए जिस तरह से बाहर की। क्योंकि जब हम इज्जत नवाजने लगेंगे ना हर काम को, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, और उसके अगेंस्ट उसको क्वांटिफाई करना शुरू कर देंगे, तो वो जेंडर रोल्स भी खत्म होने लगेंगे। बिल्कुल। जब जब घर में खाना बनाने का काम सिर्फ महिला का नहीं होगा, और उसको क्वांटिफाई करके इकोनॉमिक ग्रोथ में दिखाया जा सकेगा कि उस काम का कितना फायदा होता है, तो वो पुरुषों का काम भी हो जाएगा, और तब जाके शायद बराबरी की बात हो सके। हालांकि ये बहुत दूर, मतलब अभी अगले कुछ सालों में ये बदलाव नहीं आने वाला है, लेकिन हम फिर भी इसके लिए बात तो करें। हम बिल्कुल। आपस में एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम तो रखें, जहां हम आपस में खुल के बता सकें कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल पे है या नहीं। अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसको किस तरह का सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। मेरे लेवल पे काम करने वाले एक प्रोफेशनल को जो सैलरी मिलती है उससे कितना कम मिलती है, और मुझे कैसे नेगोशिएट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो जब तक रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगा एक लेवल पे, और दूसरे लेवल पे पॉलिसी के लेवल पे उसको नहीं बदला जाएगा, तब तक ये लंबी लड़ाई है। और यकीन मानिए, सिर्फ हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं है, पूरी दुनिया में ये लड़ाई अभी चल ही रही है। कि अभी मतलब इक्वल पे जो है वो एक ग्लास सीलिंग को तोड़ने की जो बात होती है, इक्वल पे की बात होती है। मतलब हॉलीवुड में भी बड़े स्टार्स को, मेल स्टार्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं फीमेल स्टार्स की बजाय। तो वो जी। हर जगह है डिस्पैरिटी, लेकिन एट एवरी लेवल उसको चैलेंज करना इकलौता रास्ता है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। अब हम आते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे। अ, मुझे लगता है यह बहुत बड़ा वर्ड है, और बहुत ही नॉर्मली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होने वाला ट्रेंडी शब्द है। तो आपको क्या लगता है कि यह जितना वुमेन एम्पावरमेंट जो वर्ड है, यह क्या धरातल पर कम दिखाई देता है? तो इस पर आपका नज़रिया क्या है? एम्पावरमेंट बड़ी मतलब अद्भुत चीज है, और एम्पावर तो सबको होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर लेवल पे जेंडर, मतलब जेंडर एग्नोस्टिक है एम्पावरमेंट। तो जी। एक बच्चे को भी एम्पावर्ड होना महसूस किया जाना चाहिए, और उसको कराया जाना चाहिए। इसी कम्युनिटी को, जो कि मतलब एम्पावरमेंट क्या है, अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाना, और उसको उसके आधार पर खुद को मजबूती से अपने परिवेश में, अपने समाज में स्थापित कर पाना, ये है एम्पावरमेंट। तो उस लिहाज से और ये साइलो में नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मैं एम्पावर्ड हूँ, या फिर मैं इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हूँ, या सोशली एम्पावर्ड हूँ, या फाइनेंशियली एम्पावर्ड हूँ, या वोकैबुलरी के लिहाज से एम्पावर्ड हूँ, तो मैं अकेली अगर एम्पावर्ड हूँ तो उससे उससे किसी को भी कोई फायदा होगा, या उससे कुछ हुँ। भी बदलेगा। मेरा एम्पावर्ड होना अगर मेरे आसपास के माहौल में, आसपास के लोगों को एम्पावर नहीं कर रहा है, तो मेरी एम्पावरमेंट किसी काम की नहीं। तो बिल्कुल। उतना ही मैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी मुझे लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही होना चाहिए न सिर्फ खुद को एम्पावर करना, बल्कि आसपास के लोग, अपनी अपनी अपने परिवार में की स्त्रियों को, अपने आसपास अपनी बेटियों को, अपनी माओं को, अपनी भाभीियों को, अपनी चाचियों को, अपनी दोस्तों को, अपने साथ के लोगों को उतना ही एम्पावर कर पाना जो भी हमारे पास है उसके थ्रू। अगर जी। हमारे पास सोशल कनेक्शंस हैं तो उसके थ्रू, अगर हमारे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो उसके थ्रू रोल मॉडल बन के, अगर हमारे पास वोकैबुलरी है, जुबान है, लिखने की ताकत है, तो उसके थ्रू। तो ये एम्पावरमेंट अलग अलग तरीके से हम सब में मौजूद है, उसको सिर्फ पहचान कर फैलाने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बोल रही हैं। और ये मेन हम समाज की भी ज़िम्मेदारी बनती है, और स्त्री की भी ज़िम्मेदारी बनती है इसके लिए।
कुछ भी, जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने आइसोलेशन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हम सब एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिटी पे डिपेंडेंट होते हैं। आपकी अपनी, आपने कहा कि एसोसिएशन का आप हिस्सा हैं, तो उस एसोसिएशन की अपनी ताकत होती है। एक समाज का आप हिस्सा हैं, एक परिवार का आप हिस्सा हैं। कोई भी एक 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 एकल, यू कांट ऑफ कोर्स एकला चलो रे, लेकिन फिर भी अकेले बैटल, अकेले युद्ध नहीं जीते जाते। बड़े सामाजिक युद्ध तो बिल्कुल नहीं जीते जा सकते। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये एम्पावरमेंट आसपास फैलाने की बहुत जरूरत है। और इसीलिए एसोसिएशंस, इसीलिए सिस्टरहुड की बात होती है, बहनापे की बात होती है कि हम आसपास की अपनी महिला, अपने साथियों को भी, अपनी सहेलियों को भी सशक्त करें, उनकी भी आवाज बने। तो इसी, ये बहनापा यही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और मुझे ऐसा लगता है मैम कि हर फील्ड में संघर्ष है, बीइंग वुमन। चाहे आप किचन पे देख लें, चाहे आप ऑफिस एरिया पे देख लें या व्हाटएवर। तो आप अपने फील्ड में आपको कभी ऐसा फील हुआ कि मतलब सबसे ज़्यादा चैलेंज आपने कहाँ पे महसूस किया? अ, हर लेवल पे है वो तो, मतलब, और उसको बहुत आसानी से डिफाइन करना मुश्किल है। वो तो जैसा कि आपने कहा कि हर हर जगह उस तरह का जी, संघर्ष होता है। लेकिन अ, जो बड़े संघर्ष, जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ उस फील्ड में एक बड़ा संघर्ष जो होता है वो इंफॉर्मेशन का, मतलब बावजूद इसके कि अ, हम सूचना क्रांति के दौर में हैं, बावजूद इसके कि हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटिक तरीके से पहुंच पाते हैं, उसके बावजूद सही जानकारी का अभाव, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो सही जानकारी, सही खबर, सही सूचना का अभाव एक बड़ी चुनौती है, जो इस फील्ड के लोग आमतौर पर महसूस करते हैं। जैसा कि हर इंडस्ट्री में होता है, सर्टेन कोटरीज होती हैं, वहाँ इंफॉर्मेशन, वो सब जगह होता है। वो मीडिया के हर फील्ड में होता है, वो कॉर्पोरेट्स में होता है। सो बहुत ह्यूमन टेंडेंसी है। सो ये एक बड़ी चुनौती है जो हर लेवल पे इंसान फील करता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत जरूरी है कि आसपास के माहौल को, तो सबको सशक्त किया जाए। सो you should not withhold information, you should not withhold your own power, you should share it as much as possible generously. बिल्कुल, बिल्कुल सही। अ, अब आते हैं, एक सवाल मेरे ज़हन पे बहुत देर से आ रहा है और जिस प्रोफ़ेशन से मैं भी हूँ। तो मैंने आपका फ़ेसबुक पोस्ट देखा था कुछ महीने पहले, जिसमें आपने मेंशन किया था कि आप 2007 से फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के साथ में फ़िज़ियोथेरेपी सेशन ले रही हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका फ़िज़ियोथेरेपी को लेके फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के साथ? मैं तो मैं मतलब 2006 2007 में पहली बार मुझे पोस्ट प्रेगनेंसी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी। जी, और वो हर साल रिलैप्स मतलब हो जाता था। तो मतलब मुझे एक बार एक लेवल पे समझ में आ गया था कि एक्चुअली ये जो पेन है, ये और जो प्रॉब्लम है, उसको मैनेज ही किया जा सकता है, उसको पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता है। और मैनेज करने के क्रम में अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट है। जी, तो और तब से वो सिलसिला शुरू हुआ। और मैं तो मतलब मैं बहुत इस लिहाज से खुशकिस्मत रही हूँ कि मुझे जो फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब वो, और वो बहुत लंबा रिश्ता है, अब तो ट्रस्ट का रिश्ता है। अ, वो मेरे डॉक्टर कई बार मुझसे नाराज भी होते हैं कि अच्छा, मतलब हम जब हमारे पास तब आती हो जब बात बहुत बिगड़ जाती है, तुम अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही चली जाती हो। लेकिन एक एक डिसिप्लिन लेकर आने में, या ये यकीन दिलाने में कि हर हर बीमारी का इलाज सर्जरी नहीं है, या फिर कैसे हमारे अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, अपने बॉडी के स्ट्रेंथ को, अपने बैक के स्ट्रेंथ को, अपने वीक मसल्स के स्ट्रेंथ को, उसमें मेरी फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरी बहुत मदद की है। और और मतलब मैं लिखने का काम करती हूँ, तो मेरे बैक में तो हमेशा प्रॉब्लम रहती है, नेक में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो हर तीसरे चौथे महीने पे तो मतलब मैं अपनी फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर में आपको नजर आ जाऊंगी। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन ये, हाँ, ये बहुत जरूरी है ये कहना कि दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जो हम लोग करते हैं ना जी, अपने आप पर, हम मतलब अपने आप के साथ हम ज्यादती करते हैं, हम दर्द बर्दाश्त करते रहते हैं। बड़े बहुत सारे तरीके हैं। There's a reason why physiotherapists are trained to do what they do.
हम वी मस्ट सीक हेल्प, हमें जरूर मतलब एक सस्टेन्ड तरीके से अपने दर्द को कंट्रोल करने का या उस पे काबू करने का या उसको पूरी तरह से ओवरकम करने का जरिया ढूंढना चाहिए। और मतलब जब हमारे पास ट्रेंड वर्कफोर्स मौजूद है जो हमारी मदद करने के लिए तैयार है, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप फिर रिकमेंड करेंगी सभी को फिजियोथेरेपी सेशन लेने की? जरूरत है, मतलब मैं तो क्या रिकमेंड करूंगी। और अब मतलब देखिए, कौन क्या चाहे कि कोई किसी का क्यों चाहे कि मैं किसी के लिए क्यों ये वो कहूँ कि आपको तकलीफ हो, आपको दर्द हो। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आपको दर्द हो तो उसका इलाज ढूंढिए। बिल्कुल, उसको पाले मत रखिए, अपने पीठ के दर्द को, अपने कमर के दर्द को, अपने कंधे के दर्द को पाल कर मत रखिए, अपने घुटनों के दर्द को, अपने जोड़ों के दर्द को। उसका उसका इलाज करवाइए। और मतलब और आपके आसपास फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनका फायदा उठाइए। मैं अपनी मैं तो मतलब मैं अब मेरी बेटी को मैं लेके जाती हूँ, मैं अपनी माँ को कहती हूँ, हमेशा माँ को लेके जाती हूँ। दर्द बर्दाश्त करते रहने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। और वो भी आप बिना दवाइयों के आपके मसल स्ट्रेंथ से यदि आप अपने दर्द को दूर कर सकते बिल्कुल, हैं तो हाँ, फिर जी, बिल्कुल। जी, जी। बिना दवाइयों के, बिना सर्जरी के, बिना मतलब जितना अ, अ, जितना और स्ट्रेंथ ला रही हैं अपने आप में, तो क्यों नहीं। लेकिन बिल्कुल, मुझे मैं ये मैं जरूर मैंने देखा है कि महिलाएं ज्यादा घबराती हैं फिजियोथेरेपी कराने से। पता नहीं किस तरह का मिसनॉमर होता है, क्या सोच होती है। और ये बहुत खुशी की बात है, आप मतलब आपको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत ईमानदारी से कह रही हूँ डॉक्टर गरिमा की there are capable women physiotherapists also and they must be given chance, क्योंकि फिजियोथेरेपी आमतौर पे बहुत, या ऑर्थोपेडिक सर्जन आमतौर पे बहुत मतलब मैस्कुलिन काम माना जाता है। तो बड़ी खुशी की राइट। बात है कि इतने केपेबल फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट हमारे पास हैं। इवन मैम यदि आप रेशो देखेंगे तो विमेन का जो गर्ल्स फिजियोथेरेपिस्ट है उनका नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल थेरेपिस्ट। वाह। हम्म। दैट्स व्हाई और हमारा वुमेन सेल एसोसिएशन ये काफी स्ट्रांग है। आईएपी भी बहुत स्ट्रांग है बट पैरेलल हमारा वुमेन सेल भी बहुत स्ट्रांग है। दैट्स बिकॉज ऑफ गर्ल्स शक्ति ऑफ फिजियोस। वेरी ग्लैड टू हियर। थैंक यू सो मच मैम। फिर से आते हैं आपके पर्सनल उस पे। आप अभी किस प्रोजेक्ट में आपका काम चल रहा है? मैं अभी ज्यादातर स्क्रीन राइटिंग कर रही हूँ। तो और स्क्रीन राइटिंग की एक बड़ी वो होती है कि एक तो क्योंकि आप अकेले नहीं लिखते तो वो आपका अपना नहीं होता, वो और लोगों के साथ आप डेवलप करते हैं, आप बड़ी टीम का हिस्सा होते हैं। तो और उसके साथ और दूसरी बड़ी चीज होती है कि हम लोग नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करते हैं, तो जब तक वो रिलीज नहीं हो जाता हम उसके बारे में बता नहीं सकते। बस मैं इतना बता सकती हूँ कि एक बहुत इंटरेस्टिंग वेब सीरीज पे काम कर रही हूँ जो कि होपफुली नेटफ्लिक्स पे आएगी, और एक फिल्म पे काम कर रही हूँ जो ओके। जिसकी स्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है। दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स की कहानी है। वाह वाह ग्रेट। वेट रहेगा मैम, फिर कब रिलीज होगा ये कि अभी काम चल रहा है? अभी काम चल रहा है, और जेस्टेशन पीरियड वो 3-4 सालों का होता है। तो हम तो लिख के स्क्रिप्ट दे देते हैं, उसके जी। बाद डायरेक्टर्स के पास, एक्टर्स के पास, टेक्नीशियंस के पास शूट पोस्ट प्रोडक्शन बड़ी सारी चीजें होती हैं, उसका उसकी बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। तो हम तो बल्कि अ, बस नींव बनाने का काम करते हैं, उसके बाद वो इमारत कैसे बनती है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। जी, 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 बिल्कुल। और आप इन सब में कैसे बैलेंस बनाती हैं? हर रोज की जद्दोजहद है, मतलब बिना सोचे एक ऑटो पायलट मोड पे करते हुए, और जब जो जरूरत हो अपनी प्राथमिकताएं देखते हुए उसको उसको फिगर आउट करते हुए करना, बस यही बिल्कुल। एक इकलौता तरीका है। टू डू लिस्ट के साथ में सारी चीजें चलती हैं। बिल्कुल। जी, जी। कभी आपको ऐसा लगा कि बच्चों को कुछ शिकायत है आपसे? ये तो आपको बच्चों से पूछना चाहिए। मेरे बच्चों को रहता है मैम। और ठीक है, ऐसी शिकायतों के साथ फिर उनको मतलब हर तरह के अच्छे बुरे मतलब माँ को ग्रांटेड नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, अगर शिकायत है तो ये अच्छी बात है। जहाँ सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है शिकायत भी सबसे ज्यादा वही होती सही है। है, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। अ, अब आते हैं मैम हम अपने काफी लास्ट क्वेश्चन की ओर हैं। तो बस एक और लास्ट सिंपल सा क्वेश्चन कि जिंदगी जीने का आपका मंत्र क्या है?
एक ही दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। तो जब आपको ये अवेयरनेस होती है कि दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा, तो यू ट्राई टू बी मोर प्रेजेंट एंड ऑल्सो यू रियलाइज कि अच्छा ठीक है, अच्छा है, बुरा है, तकलीफदेह है, मुश्किल है, आ, दिल डुबो देने वाला है, तो भी गुजर जाएगा। तो इकलौता मंत्र है जो मुझे शायद बचाए रखता है। बहुत सही है और हमें भी इसे फॉलो करना चाहिए। जी। और हाँ, मतलब एक दूसरी चीज जो मैंने सीखी है वो ये कि यू हैव टू मतलब प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप अपने खुद को जब तक नहीं प्रोटेक्ट कर पाते तब तक, मतलब ये दुनिया की जिम्मेदारी नहीं है आपको प्रोटेक्ट करना, आपका ख्याल रखना, आपके सपनों को जीना या आपके सपनों को बढ़ाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप यू आर योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब तक हम अपने ख्वाबों की, अपनी ख्वाहिशों की, अपने हेल्थ की, अपने सेहत की, अपने ओवरऑल बीइंग की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक ना हम खुद को का भला कर रहे हैं और ना अपने आसपास का भला कर रहे हैं। सो जस्ट टू बी अवेयर कि वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हूएवर वी आर। ये मैं एक बहुत बड़ा पार्ट मैंने सीखा है, कि बड़ी मुश्किल से जिंदगी में सीखा है, बड़े दर्द के बाद, लेकिन सीख लिया है। जी, जी। और अभी आप इस कोविड टाइम पे ये हमें और महसूस भी हो गया, हम ये भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक साल, पिछले साल तो हम सब में किसी ना किसी लेवल पे एक किस्म की स्व जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस तो आई ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम आपसे बात करके, आपको सुनकर, आपका व्यू जानकर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप इतनी बिज़ी रहती हैं, इवन आज संडे में भी आपको टाइम मैनेज करने में बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैं तो दिल की गहराइयों से आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन्स डायरी सेशन आपके साथ में कंडक्ट किया। और मुझे तो लगता है कि यह सिर्फ एपिसोड 1 है। मैं आपसे अनुमति भी चाहूँगी और आपसे अनुग्रह भी करूँगी कि हम आगे ये सेशन कंटिन्यू करें। आपसे और भी विभिन्न पहलुओं पे बात होती रहे और आपको सुनते रहें। और बस अ, आपको सुनने का बहुत ज़्यादा मन है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गरिमा, बिल्कुल बिल्कुल, जब भी मौका मिले, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर गरिमा, थैंक यू इस प्लेटफॉर्म के लिए। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं डॉक्टर रीचा को बुलाऊंगी। डॉक्टर रीचा प्लीज आप वोट ऑफ थैंक्स देंगे। Thank you, Dr. Garima. I deem it a great privilege to have been asked to extend a vote of thanks on this historic event. First and foremost, I'd like to thank our special guest, Anu Singh Chaudhary ma'am, थैंक यू writer, डॉक्टर। translator, filmmaker, and a very nice speaker. मैम आपने जितनी भी चीजें अभी आज हमारे साथ शेयर की है, वो कहीं ना कहीं हम लोग सब कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत ही टचिंग लगा मुझे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय हार्टफुल थैंक्स टू डॉक्टर संजीव झा सर, प्रेसिडेंट आईआईपी इंडिया, डॉक्टर रुचि वार्ष्णेय मैम, नेशनल हेड आईआईपी वुमेन्स इंडिया, डॉक्टर सकीना कांटवाला मैम, Central Zonal Head, IIP Women's Health. Their guidance has always encouraged us to do more and more. I owe special gratitude to Dr. Garima Tiwari, State Head, IIP Women's Health Chhattisgarh, whole state team and district team. Last but not the least, I like to thank all the physios for their presence. आप अगर नहीं ज्वाइन होते तो ये सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता। So thank you so much. And thank you for relieving us of our pain. Okay. Thank you so much. Bye. Thank you, Dr. Richa. Thank you, Dr. Garima. Bye. Okay, thank you so much ma'am. Bye. Good Bye. night. Good Take night. care. Thank Stay you. safe. Bye bye ma'am.